हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बस 12.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 26। क्या कर रहा है, किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी एवं ए सी समान है। साबित करें कि एंगल बी ए सी का समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। चलिए मैं यहाँ पर एक वृत्त पहले ले लेता हूँ, ठीक है ना जी। ये वृत्त हो गया, इसकी हम लोग दो समान जीवाएं दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारी दो समान जीवाएं हो गई इस वृत्त की। इसका नाम देते हैं यहाँ पर ए बी और दूसरा है आपका ए सी। वृत्त का केंद्र ओ ले लेते हैं, ठीक है ना जी। हमें साबित क्या करना है कि एंगल बी ए सी का जो समद्विभाजक होगा या वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, ये हमें साबित करना है। मतलब बी से सी को मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं, हमारे लिए वृत्त छेद बिंदु हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डी, और एक केंद्र इसका क्या है यहाँ पे होगा। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो ए डी जो है ये केंद्र से होकर गुजरेगा, ये हमें साबित करके दिखाना है। जबकि ए डी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। दिया है हमारे पास वृत्त जिसका यहाँ केंद्र है ओ और त्रिज्या है आर की दो जीवाएं यहाँ पर कौन कौन सी, ए बी तथा ए सी समान है। दो जीवाएं क्या है, ये समान है, ठीक है। अच्छा, एडी जो है ना एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एडी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाएगी, है ना। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। देखिए केंद्र से होकर जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये एडी लंब दिखा दूं बीसी पर और ये भी दिखा दूं कि ये एडी बीसी को संविभाजित भी करता है, तो जब ये लंब होगा और संविभाजित करेगा, इसका मतलब कि केंद्र से होकर जाना, तभी ना ऐसा कंडीशन हो सकता है। चलिए तो ये हमारा काम है यही सिद्ध करके दिखाना। तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज सी ए डी में इन दोनों त्रिभुजों को बी ए डी और सी ए डी को सर्वांगसम करेंगे। तो सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज चाहिए। तो पहला तो देखो ना, ए बी जो है ना ए सी के बराबर दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात करें तो एंगल बी ए सी जो होगा, बी ए डी जो होगा ना बराबर होगा एंगल सी ए डी के। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि ए डी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है ना जी, समद्विभाजक है इसलिए, ठीक है। एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है इसलिए हो जाएगा। अच्छा, तीसरा बात देखो तो ये ए डी दोनों त्रिभुजों में, ए डी इसमें भी है और इसमें भी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे। त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ए डी के साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से ये सर्वांगसम हो गया। समझ गए? तो जब सर्वांगसम हो गया तो हम लोग यहाँ सीपीसीटी से यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से जैसे देखो तो बीडी इक्वल टू में सीडी नहीं लिख सकते हैं, सीपीसीटी से, यानी कि ये इसके बराबर हो गया। अच्छा, और एक और दिखाते हैं, एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी के, ये भी सीपीसीटी से, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो जब बराबर होगा तो अगर हम इन दोनों कोण की बात करें, एंगल ए डी बी तथा एंगल ए डी सी रैखिक युग्म वाले कोण है, रैखिक युग्म है। तो इन दोनों का योग क्या होगा, 180 ना, ए डी बी और एंगल, क्योंकि एक ही रेखा पे बने हुए कोण है ना जी, दो कोण ए डी सी, इन दोनों का योग 180 लिख सकते हैं। तो एंगल ए डी बी और ए डी सी को हटाकर एंगल ए डी बी ही लिख दो, क्योंकि दोनों तो बराबर है और बराबर में 180। तो क्या हो जाएगा पे 2 एंगल ए डी बी बराबर में 180 डिग्री, ये दो जाएगा भाग में, तो एंगल ए डी बी जो होगा 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ए डी बी सी पर लंब भी है और तथा ऊपर हम लोग देखे थे कि बी डी सी डी के बराबर भी है। तो यहाँ पे जब ये लंब है और बराबर है, इसका मतलब कि ए डी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि ए डी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाएगी, ये हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ गए?
चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि अगर सिद्ध करे कि किसी वृत्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। चलिए तो मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेता हूँ जिसका मैं केंद्र O ले लेता हूँ। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, तो एक काम करो ना, इसका एक व्यास ले लो, ठीक है ना जी, और कोई एक अन्य जीवा ले लो, जैसे मान लीजिए यही ले लो। तो व्यास हम लोग इसका नाम देते हैं AB और जीवा का नाम देते हैं यहाँ पर CD, ठीक है। तो ये जो व्यास होगा सबसे बड़ी जीवा होती है, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए हमारे पास यहाँ मान लेना होगा कि माना वृत्त जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है R में AB व्यास तथा CD एक जीवा है, एक जीवा है, ऐसा हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो व्यास होता है, व्यास होता है वह केंद्र से होकर जाता है। तो केंद्र से होकर जाता है तो यानी कि केंद्र से होकर जाएगा, यानी कि उसकी केंद्र से दूरी एकदम नजदीक होगी, सबसे नजदीक यही होगा, 0 दूरी पे होगा, तो यही तो नजदीक होगा इसकी अपेक्षा, कह सकते हैं ना। तो जो नजदीक होता है वही ना जीवा बड़ा होता है ना जी। केंद्र से जो नजदीक होता है वही जीवा बड़ा होता है, यही कंसेप्ट है, इसी से हो जाएगा। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि यहाँ पर व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कि AB जो होगा बड़ा होगा CD से। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास उसके सबसे सबसे उसके सबसे उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ वृत्त जिसका केंद्र है O त्रिज्या है R में AB व्यास है तथा CD एक जीवा है, ये दिया हुआ है। तो जब ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि व्यास, व्यास केंद्र से 0 दूरी पर होगा, अर्थात व्यास AB जीवा CD की अपेक्षा केंद्र से नजदीक है, क्योंकि वो तो 0 दूरी पे, तो एकदम वो नजदीक ही है। इसका मतलब जब वो केंद्र से नजदीक है, इसका मतलब कि जो केंद्र से नजदीक जीवा होती है वो बड़ी होती है, कि AB बड़ा हो जाएगा किससे, CD से। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से नजदीक जीवा बड़ी होती है, बड़ी होती है, ऐसा हम लोग जानते हैं। चलिए तो जब AB बड़ा हो गया CD से, तो वही ना हमें प्रमाण करना था इसको। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वृत्त की या किसी वृत्त का व्यास, ऐसे लिख सकते हैं, किसी वृत्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमें प्रमाणित करा था, हमने दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा OD लंब है AB पर, OD लंब है AB पर। तो सिद्ध करना है कि ये जो CA होगा ना 2 गुना होगा इस OD के। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया हुआ है यहाँ पर कि O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है और तथा OD लंब है AB पर, OD लंब है AB पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो CA है ना यह 2 गुना होगा OD के। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे OD की, तो OD लंब है AB पर, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग जब ये लंब कह रहे हैं तो इसका मतलब यह होगा कि AD बराबर में BD हो गया,
क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। जो समद्विभाजित करता है इसका मतलब ये AD इस BD के बराबर होगा। इसका मतलब है कि D AB का मध्य बिंदु है ना जी। अच्छा, अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसी में लिख देते तथा BC व्यास है, इसलिए O BC का मध्य बिंदु हो जाएगा, है ना। BC का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा? O हो जाएगा। तो O जब मध्य बिंदु हो जाएगा और इधर भी ये मध्य बिंदु, तो दो त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा की आधी होती है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो OD होगा वह आधा हो जाएगा CA का, किससे? मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं ना जी। चलिए तो इसको ले जाके उधर गुना कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा CA जो हो जाएगा वह 2 गुना हो जाएगा OD के। ये हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने इसे दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। दी गई आकृति में दो समान वृत्त एक दूसरे को P और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो समान वृत्त हैं, P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा इन वृत्तों को A और B बिंदु पर काटती है। बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा इन वृत्तों को यहाँ पर, अच्छा बिंदु P से जाने वाली रेखा इन वृत्तों को A और B पर काट रही है, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि QA जो होगा ये QA इस QB के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया है दो समान वृत्त यानी कि त्रिज्या भी बराबर होगी, एक दूसरे को P तथा Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। P से होकर जाने वाली रेखा वृत्तों को A तथा B बिंदुओं पर काटती है, ऐसा दिया हुआ। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है भाई? यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है कि जो QA होगा इस QB के बराबर होगा। इसमें देखिए हम लोग पहले से बुक क्वेश्चन में ही आपके रचना कर दिया है। रचना में देखिए क्या क्या PQ को मिला दिया है, PQ को मिला है, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो PQ है समान वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है। दोनों समान वृत्त है ना, या सर्वांश वृत्त भी कह सकते हैं। तो उभयनिष्ठ जीवा है तो इसके जो चाप होंगे इस जीवा के संगत चाप वो बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, और सर्वांशम भी हो जाएंगे, उनका मेजरमेंट बराबर होगा और सर्वांशम भी हो जाएंगे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि चाप जो होगा PCQ सर्वांशम हो जाएगा चाप PDQ के, इसके संगत चाप हम लोग बराबर दिखा दिए। सर्वांशम लिखे थे, जब सर्वांशम दिखाएंगे तो इनका मेजर भी बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। मेजर ऑफ यहाँ पर किसका? इसके संगत कोण का। तो इस चाप के संगत कोण ये वाला है, यानी कि मेजर ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख सकते हैं एंगल PAQ, और इसके संगत एंगल हो जाएगा आपका PBQ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये चाप सर्वांशम है तो इनकी लंबाई भी बराबर होगी ना जी, इन चाप की लंबाई भी बराबर होगी। चाप PCQ बराबर होगा चाप
पी डी क्यू के। तो जब चाप की लंबाई बराबर होगी तो उनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, है ना जी, संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो जब संगत कोण बराबर हो गए, यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भुजाएं बराबर हो जाएगी, त्रिभुज न बन जाती इसकी, यहाँ पे सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो सम्मुख भुजा यहाँ पे देखो क्यू ए बराबर में हो जाएगा आपका क्यू बी। क्यों? क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के समान कोणों की सम्मुख भुजा, समान कोणों की सम्मुख भुजा है, इसलिए बराबर होंगी त्रिभुज के अंदर। सम्मुख भुजा है इसलिए बराबर हो जाएंगे त्रिभुज के अंदर, है ना जी। तो यही हमें प्रमाणित करके दिखा रहा था, हमने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। दी गई आकृति में ओ पी क्यू आर एक वर्ग है, ओ पी क्यू आर एक वर्ग है। ओ को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त पी क्यू एवं क्यू आर को क्रम से एक्स वाई पर प्रतिच्छेद करता है। ओ को केंद्र मानकर यहाँ पर एक वृत्त खींचा गया है जो पी क्यू को एक्स पर और क्यू आर को यहाँ वाई पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि ये जो क्यू एक्स है ये क्यू वाई के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं क्या दिया और क्या सिद्ध करना है। दिया है यहाँ पर कि ओ पी क्यू आर एक वर्ग है तथा ओ को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त PQ तथा QR को क्रमशः X तथा Y पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि ये जो QX है ना यह QY के बराबर होगा। इसमें थोड़ी सी रचना हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना जी। देखिए रचना में क्या करते हैं हम लोग, रचना में ना O से X को और O से Y को मिलाते हैं ताकि यहाँ दो त्रिभुज बने और त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम कर सके। तो ये हमारी रचना है। हमने क्या किया रचना में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि OQ OX तथा OY को मिलाया, OX तथा OY को मिलाया, यही हम लोग काम किए। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके आगे प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद इसका प्रमाण देखिए। प्रमाण के लिए मैं ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करूंगा। कौन कौन से त्रिभुज? पहले त्रिभुज ओ आर वाई, ठीक है ना जी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उधर वाला पहले त्रिभुज ले लो, ओ पी एक्स तथा में त्रिभुज ओ आर वाई, इन दोनों को सर्वांगसम करते हैं इन दोनों त्रिभुजों में। देखिए ठीक है, तो इसको सर्वांगसम करने के लिए पहली बात देखिए, यहाँ पे एंगल ओ पी एक्स बराबर में एंगल ओ आर वाई हो जाएगा प्रत्येक 90। यहाँ पर क्यों प्रत्येक 90 होगा? क्योंकि ये यहाँ पर वर्ग के ना कोण है जी, तो इतना 90 होंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पर ओ एक्स बराबर में ओ वाई लिख सकते हैं ना जी, वृत्त की त्रिज्याएं है, वृत्त की त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, इसलिए क्या हो जाएगी बराबर होंगी। अच्छा, तीसरा बात अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसकी भुजा ओपी इसकी भुजा ओ आर के बराबर हो जाएगी। वर्ग की भुजाएं हैं तो ये बराबर होंगी। जैसे त्रिभुज सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ओ पी एक्स सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ आर वाई के लिए। कैसे सी? तो यहाँ पर आर एच एस सर्वांगसमता से, राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांगसमता से। देखिए राइट है, फिर हाइपोटेनस है, फिर एक साइड है, तो आर एच एस सर्वांगसमता से सर्वांगसम। यहाँ सीपीसीटी से आप चाहो तो लिख नहीं सकते हो कि यहाँ जो ये पी एक्स होगा वह बराबर हो जाएगा किसके? आपके आर वाई के सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। इसको समीकरण 1 मान लो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये PQ जो होगा ना, PQ बराबर होगा आपके इस QR के की नहीं होगा। वर्ग की भुजाएं हैं तो ये बराबर होंगी ही, वर्ग की भुजाएं हैं तो ये बराबर होंगी। तो अब इसको समीकरण 2 ले लो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना जी, घटा कर देखते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या आता है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे PQ इक्वल टू में QR, इसी में यहाँ पे इसके साथ ही माइनस कर लो ना, ठीक रहेगा इस तरह से। PQ माइनस का PX और इक्वल टू में QR माइनस का RY, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस PQ में से आप PX घटा देंगे तो ये QX आ जाएगा,
और इधर क्यूआर में से आप ये आर वाई घटा दोगे तो ये क्यू वाई बाई जाएगा। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने ये प्रमाणित करके दिखा दिया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में 31 देखिए, किसी दिए गए वृत्त के केंद्र अज्ञात हो तो इसे ज्ञात करने की विधि का उल्लेख करें। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर एक वृत्त ले लेता हूँ। अब इसका केंद्र मुझे अज्ञात है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले कि यहाँ पर हम लोग इस वृत्त पर 3 बिंदु ले लेते हैं, एक ए, एक बिंदु बी और एक बिंदु सी ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक काम करते हैं, फिर हम लोग ए बी जीवा एक बना लेते हैं और दूसरी एक जीवा बी सी। अब इन दोनों जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, तो ए बी के आधे से ज्यादा ए पे परकाल करना और पेंसिल को इधर आगे फैला लेंगे और इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। एक इधर काटेंगे, फिर बी पे रख के इधर काटेंगे, फिर इधर भी इधर कटेगा और इनको हम लोग मिला देंगे। ए बी का लंब समद्विभाजक खींचना आप सीखे हुए हैं, है ना जी, क्लास 8 में ही आप सीखे होंगे। तो मैं इसका लंब समद्विभाजक खींच दूंगा, इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाला, ठीक है ना जी, इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाला एक रेखाखंड खींच दूंगा। ठीक है, तो ये हमने इसका लंब समद्विभाजक, इस पे लंब है और इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। आप पेंसिल प्रकार का यूज करके खींचोगे तो आप एग्जैक्ट खींच पाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लंब समद्विभाजक खींच दिया। दूसरे वाले का भी लंब समद्विभाजक इसका खींच देते हैं, दूसरे वाले का भी लंब समद्विभाजक यहाँ पे खींच देंगे। ठीक है ना जी, एक्चुअल में ये यहाँ ऐसे कटेगा और ये यहाँ पे ऐसा कटेगा, मैंने सपोज कर लिया। ठीक है ना, आप क्या करोगे, यहाँ पे परकाल और पेंसिल देख के यहाँ पे लंब समद्विभाजक खींचोगे। ये लंब भी है, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है जगह इन लंब समद्विभाजकों का, वही वृत्त का केंद्र होगा। तो ये ओ वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, ये ओ वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए या फिर है ना तो बिना नाम के भी हो जाएगा। हम लोग लिख लेते हैं कि वृत्त पर क्या किए हैं जी, 3 बिंदु ए बी तथा सी ने, ठीक है, ए बी तथा बी सी को मिलाया। ठीक है, ए बी तथा बी सी का लंब समद्विभाजक बिंदु ओ पर काटते हैं, अतः ओ वृत्त का केंद्र होगा। ऐसा क्यों, केंद्र क्यों होगा? देखिए, जब ये लंब समद्विभाजक है तो यहां से समझिए, ये OA जो होगा OB के बराबर होगा और OB जो होगा OC के बराबर होगा। चाहो तो इसमें ये सारे स्टेप इसमें बीच में यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं कि OA OB तथा OC को मिलाने पर क्या होगा, यहां पर OA बराबर हो जाएगा OB के और OB बराबर हो जाएगा OC के। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये लंब समद्विभाजक है तो जाहिर सी बात है ये जो ये त्रिभुज बनेगा AOB, ये समद्विबाहु बनेगा, AB समद्विबाहु बनेगा, इसलिए ये दोनों बराबर, यानी कि जब OA बराबर OB बराबर OC हो गया, अतः O वृत्त का केंद्र होगा। इतना काफी है लिखना, तो इस तरह से आप इसको दर्शा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।